जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बीएड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत समय नहीं बचा है। अब जितनी तैयारी की जा सके उतनी कम है, तो आप रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज अच्छा होना चाहिए बीएड में। और आपको फिर इसके बाद यूपी टेट की तैयारी करनी है, क्योंकि यूपी टेट का जो 1/4 की बात कही जा रही है, यानी कि 25% अंक जो जुड़ेंगे वो आप ऐसे मान लीजिए 99% बात सही है और वो जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। तो ये आपका विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम लोग इस वीडियो में लघु उत्तरी क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो आइए लघु उत्तरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जी, एक चिकित्सा निरीक्षण क्या है। तो चिकित्सा निरीक्षण, एक चिकित्सा निरीक्षण भौतिक शरीर की पूरी तरह से दृश्य परीक्षण अर्थात जांच है। क्या है, जो भौतिक शरीर है हमारा उसकी जांच करना ही क्या है, चिकित्सा परीक्षण है। ये आमतौर पर एक चिकित्सक या नर्स द्वारा किया जाता है। कौन करता है, चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर करता है या फिर नर्स करती है। जो चिकित्सा पेशेवर होते हैं, मतलब जो चिकित्सा की जानकारी रखते हैं, वही जो चिकित्सा से पेशेवर होते हैं, जिस चिकित्सा से ही कमाते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। निरीक्षक शरीर के सभी भागों की जांच करेगा तथा उन्हें नोट कर लेता है। क्या करता है, वो जांच करता है और क्या क्या कमियां हैं उन्हें नोट करता जाता है कि किस समस्या के लक्षण हैं, कौन कौन सी समस्या के लक्षण हैं, जैसे पीलिया या रीढ़ की वक्रता। अक्सर चिकित्सा निरीक्षण एक नियमित शारीरिक परीक्षण का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो लगातार करते ही रहते हैं, उनका काम ये होता ही है। आप जानते हैं, आप जहाँ ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं फीवर वीवर के लिए, तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं। ये स्कूलों और अन्य संस्थानों में किए जाते हैं। ठीक है, सब जगह किए जाते हैं। चिकित्सा निरीक्षण के दौरान शरीर की पूरी जांच की जाती है। डॉक्टर या नर्स शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हैं। वजन और कुपोषण के साथ साथ बाल और त्वचा का रंग भी देखा जाता है। इन चीज़ों में मेन क्या होता है, बच्चों की जो है वजन देखा जाता है, कुपोषण के साथ साथ मतलब बच्चे कुपोषित तो नहीं हो रहे हैं, बाल और त्वचा का कलर देखा जाता है, क्योंकि वहीं से तो सिम्टम्स मिलेंगे। सांस लेते समय बारंबारता, मतलब कितनी बार ले रहे हैं, आयतन और शरीर की गति को देखा जाता है। साथ ही चाल और भाषा भी। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें चिकित्सीय अवलोकन द्वारा पहचाना जा सकता है। रीढ़ की वक्रता, शारीरिक वक्रता और विकृति देखी जा सकती है। निशान चकते हैं, संभव ट्यूमर देखा जा सकता है। शारीरिक परीक्षण के में रक्त, मूत्र या मल प्रयोगशाला परीक्षण में शामिल हो जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, ये प्रयोगशाला में जाते हैं, तब चेक होते हैं कौन कौन सी रक्त की चीज़, मूत्र की, मल की हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कहाँ पर होती है, प्रयोगशाला में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं उन्हें हम लोग ऐसे ही देखकर अवलोकन करके जान सकते हैं। डॉक्टर शरीर का तापमान, हृदय गति और रक्तचाप को मापने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। क्या है, डॉक्टर जो होते हैं शरीर का तापमान होता है उसे एक उपकरण से जांचेंगे। हृदय गति, रक्त के चाप को नापने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका बीपी कितना है, ये सारी चीज़ें किससे नापी जाती हैं, एक उपकरण के द्वारा नापी जाती हैं। लेकिन चिकित्सा परीक्षण दृश्य जांच तक सीमित है। ये चिकित्सा परीक्षण कौन सा होता है, जो बच्चों के लिए होता है, वो दृश्य जांच तक सीमित है, मतलब जो आंखों से देख सकते हैं वो लोग सिम्टम्स के थ्रू, उन तक सीमित है। इन चीज़ों की जांच वहाँ पर नहीं होती है जो दृश्य से बाहर होते हैं। ये निरीक्षण नियमित या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। चिकन पॉक्स या सिर में जूं जैसी संक्रामक चिकित्सा समस्याओं को दूर करने के लिए चिकित्सा निरीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स वगैरह आजकल देख रहे हैं। अब जो है वर्तमान में जो लोग वीडियो देख रहे हैं,
अभी चिकन पॉक्स देखने को मिल रहे हैं। टीकाकरण, टीकाकरण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब टीकाकरण होता क्या है? तो टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। देखो, टीकाकरण जो होता है आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए एडवांस में सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अपने शिशुओं का टीकाकरण करके हम अपने समुदाय में सबसे अधिक जोखिम ग्रस्त सदस्य जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा करते हैं। देखो, नवजात शिशु जो होते हैं उनमें अगर टीका लग जाते हैं तो इन फ्यूचर उनमें बीमारी की समस्या नहीं रहती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बचाव कर सकते हैं, इसलिए शिशुओं में टीकाकरण जरूरी है। बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली और किफ़ायती तरीके से एक है टीकाकरण। विगत 2 दशकों से भारत में स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त और सन 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन सर्टिफिकेट मिला है। मतलब भारत जो है वो 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था और 2015 के बाद अब टेटनस की समस्या नहीं होती है। पहले जो है वो टेटनस की समस्या बहुत होती थी, लोग कहते थे जमूलों ने रख लिया है, लेकिन जमूल अमूल कुछ नहीं होते थे, उन्हें टेटनस की बीमारी होती थी, झटका लगता था। तो वो लोग चिकित्सा क्या करते थे, अपनी देसी टोटके उनके होते थे, बतख ले आओ और बतख को बच्चे के ऊपर बैठाओ, अगर बतख बच्चे के ऊपर बैठ गई तो समझो जमूलों में रख लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वहाँ होती थी क्या, टेटनस। समझ गए? तो अब ऐसा कोई नहीं करता, भैया टेटनस का इंजेक्शन लगता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया। यह लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिक पहुंच और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। कौन? जो आपका मिशन इंद्रधनुष है वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। कितने? 2,70,00,000 शिशुओं को जो है वो लक्षित किया जाता है। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में 90 लाख से भी अधिक टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत नीमोकोकल्स और कंजुगेट्स वैक्सीन यानी कि BCV और रोटा वायरस वैक्सीन RVV जैसे टीकों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके तहत एक देशव्यापी मीजल्स रूबेला अधिनियम भी चलाया जा रहा है, जिससे सभी बालकों को लक्षित किया गया है, चाहे उनका आवास कहीं भी हो। मतलब जब मिशन इंद्रधनुष होता है उसमें आप अपने बच्चे को कहीं भी टीकाकरण करा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप दिल्ली रह रहे हों और गांव अपने आए हैं तो वहीं पर लगवा लो। ये नहीं कि दिल्ली जाएंगे भैया हमारा दिल्ली में लगेगा, नहीं, आपका बच्चा होना चाहिए, बस लगेगा। इस प्रगति के बावजूद भी भारत में शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता में संक्रामक बीमारियों की उच्च भागीदारी है। देखो, शिशु मृत्यु दर अभी भी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने टारगेट को पा नहीं पा रहे हैं। तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीकाकरण का प्रसार महत्वपूर्ण है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियां पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता जिन्हें बोल देते हैं, एवं प्राथमिक रूप से सुरक्षित व प्रभावी टीकों के कारण अन्य बीमारियां भी उन्मूलन के
कगार पर हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। 2019 में आई कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन, आपने लगवाई होगी, कोवैक्सीन नामक टीका भी अपने देश में बनाया गया। भारत में निर्मित था भैया कोवैक्सीन। कोविड-19 अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस टीकाकरण में 2 डोज दिए गए, ठीक है, और एक आपका तीसरा था बूस्टर डोज 28 दिन के अंतराल में। पहले 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति का टीकाकरण किया गया। सबसे पहले किन्हें? बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण किया। तत्पश्चात 45 वर्ष की आयु के लोगों को, फिर 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया गया। बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। इससे 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी गई। अभी तक 12 वर्ष की आयु तक के बालकों का टीकाकरण हो रहा है। अब तो हो चुका है ना। छात्रों को कोरोना वैक्सीन डोज देने के कार्य विद्यालय एवं महाविद्यालयों में को सौंपा गया। मतलब छात्रों को, बच्चों को जो दिया जाएगा वो हमें कहाँ सौंप दिया गया? कॉलेजों को सौंप दिया गया। भारत जैसे देश में कोविड-19 जैसी महामारी पर सफलता टीकाकरण द्वारा ही प्राप्त की गई। यह टीकाकरण अभियान आज भी जारी है। देखिए, जब टीकाकरण आया था तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन सरकार ने बड़े आसानी से इन पर कवर किया और आज हम लोग प्रोटेक्ट हैं। यदि जैसी बातें शुरू में चल रही थी वैक्सीन को लेकर, वही भ्रांतियां बनी रहती तो आज हम लोग शायद सुरक्षित नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उचित मुद्रा के महत्व पर विचार प्रकट कीजिए। उचित मुद्रा यानी कि मुद्रा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसके सफलता से साधक क्या कह रहे हैं? मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अगर हम मुद्रा का लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है, नाभि में जो शक्ति होती है, वो जागृत होती है। इसमें सफलता से साधक योग उच्च सोपानों पर चढ़ता है तथा उसे आत्मा की प्रसुप्ति शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इससे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मन जो चलायमान है, चंचल है, वो कुंडलिनी शक्ति के अभ्यास से खत्म हो जाता है और यौन शक्ति का योजन शक्ति में उदात्तीकरण हो जाता है। मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है मोहर। चूंकि यह मन को आत्मा के साथ जोड़कर मोहर बंद कर देती है, इसलिए इस अभ्यास को मुद्रा कहा जाता है। नहीं कहते हैं जब प्राणी या पानी मिलावे कुंडलिनी चढ़ जावे, चढ़सून सकर पर प्राणी कर सके न कुछ भी हानि, ऐसी कुछ लाइन्स याद होंगी आपको। मुद्रा के अभ्यास क्रम में सांस को रोका जाता है, प्राणों को नियंत्रित कर मन को संयमित करने में मुद्रा का अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली है। इससे गुप्त शक्तियों का जागरण होता है। मुद्रा की प्राथमिक विभिन्न केंद्रों की क्रियाशीलता सूक्ष्म शक्तियों पर मन को एकाग्र करना है। प्राणों के नियंत्रण से मन का नियंत्रण होता है और मानसिक नियंत्रण ईश्वर साक्षात्कार के लिए राजमार्ग है। आइए देखते हैं प्रमुख मुद्राएं। महामुद्रा, महाभेद, योग मुद्रा, विपरीत करणीय मुद्रा, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा देख लिया आपने? हाँ। नेक्स्ट आपकी उन्मनी मुद्रा, संभिवी मुद्रा, काकी मुद्रा, अश्विन मुद्रा, गोतमिनी मुद्रा, केशवी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा आदि। बहुत कठिन मुद्रा है भैया।
उचित मुद्रा के अभ्यास से छात्रों का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकल्प बढ़ता है, चेहरे पर अद्भुत कांति प्राप्त होती है। देखिए, इन मुद्राओं के अभ्यास से चेहरे पर जो है अद्भुत कांति आती है, ललाट आती है, तेज आता है। तो आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, आप नियमित मुद्राओं का अभ्यास कीजिए, योग कीजिए, फिर देखिए आप चेहरे पर कांति तथा संतुलित मन और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। मुद्रा योग अभ्यास का मौलिक रूप है। शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियम के गुणों को समझाइए। शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियम जो हैं वो के गुण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन के द्वारा उसके समस्त शैक्षिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में पूर्णतया समन्वय स्थापित रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस प्रकार का शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अंतर्गत वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। राष्ट्र को सामान्य प्रकार के शिक्षा प्रशासन के स्वरूप के आधार पर एकता के सूत्र में लाने में सहायक होता है। प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा संबंधी अनुसंधानों में पर्याप्त सुविधा होती है, क्योंकि सभी सूचनाओं एवं आंकड़े एक ही सत्ता से प्राप्त हो जाते हैं। छठवां, शिक्षा प्रशासन संबंधी सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरलता रहती है तथा समय और धन में की बचत होती है।